हेलो क्लास टेंथ जैसा कि आपको पता है कि 18 जनवरी से आपके एग्ज़ाम डिसाइड हुए हैं। मतलब अभी ऐसा ही डिसाइड हुआ है कि 18 जनवरी से आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। सिलेबस मैं आपका धीरे धीरे कवर करवा रही हूँ। मतलब सिलेबस तो कवर ही हो गया है, मैं आपको पुनरावृत्ति करवा रही हूँ चैप्टर्स की, जिसमें मैं साहित्य सागर करवा चुकी हूँ और एकांकी संचय के 2 पार्ट मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको एकांकी संचय का पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी कि मातृभूमि का मान और सूखी डाली, मेरा प्रयास है कि मैं पुनरावृत्त करवाऊँ, आपको रिवाइज करवाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 मातृभूमि का मान से। मातृभूमि का मान एक देशभक्ति से ओतप्रोत कहानी है। जैसा कि आपको पता है, इतना कठिन लेसन नहीं है, बच्चों को ये थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन कठिन नहीं है। प्रस्तुत एकांकी जो है हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। इसमें प्रस्तुत एकांकी में मेन जो है वो वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है, बलिदान दिखाया गया है वीर सिंह का। मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया। मेवाड़ नरेश जो थे महाराणा लाखा, उन्होंने अपने सेनापति अभय सिंह के द्वारा बूंदी के राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे। बूंदी जो है वो मेवाड़ की अधीनता को स्वीकार करे, ताकि किस लिए स्वीकार करे अधीनता को, गुलामी को किस लिए स्वीकार करे, ताकि जो राजपूतों की असंगठित शक्ति है, जो इधर उधर बिखरी हुई है, उसे संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके, उसको हम इकट्ठा कर सकें और एक सूत्र में बांध सकें। परंतु राव हेमू ने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि बूंदी जो है महाराणाओं का आदर तो करता है, महाराणा लाखा का आदर करता है, वहाँ के सब लोगों का आदर करता है, पर स्वतंत्र रहना चाहता है। बूंदी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, वो आज़ाद रहना चाहता है, आज़ादी से अपनी लड़ाई रखना जारी रखना चाहता है और आज़ादी से अपने देश के गौरव को बचाना चाहता है। हम शक्ति नहीं प्रेम का अनुशासन चाहते हैं, कहते हैं राव हेमू। हम शक्ति का नहीं, मतलब कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती ना करे, कोई हमारे ऊपर हर समय सवार ना रहे, हम किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहते, बल्कि हम प्रेम का अनुशासन चाहते हैं। मतलब हमें प्रेम में अनुशासन चाहिए। राणा लाखा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि राव हेमू ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो वह क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा, मतलब से जीत नहीं लूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लाखा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मेवाड़ में ही बूंदी का नकली दुर्ग बनाया जाता है। उसकी प्रतिज्ञा क्योंकि बहुत कठिन थी, वो कब तक पूरी हो ये डिसाइड मतलब कुछ तय नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम लगता है युद्ध में, युद्ध खत्म होने में। तो जो है सलाह देते हैं उनके सेनापति अभय सिंह कि आप अपनी प्रतिज्ञा तो, क्योंकि जो ये राजा लोग होते हैं जब एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो पूरी ही करनी होती है। तो वो उसको समझाते हैं कि ये प्रतिज्ञा पूरी करने में तो बहुत समय लग जाएगा, आप तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तो आपकी सेहत जो है खराब हो जाएगी, तो आपकी प्रतिज्ञा अगर पूरी करनी ही है, अब आपने ऐसा वचन ले ही लिया है, तो बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाते हैं। युद्ध में वास्तविकता तब आती है जब हाड़ा राजपूत वीर सिंह सहित कुछ सैनिक इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हैं। वास्तविकता रियलिटी कब आती है इस नकली युद्ध में, जब वो वीर सिंह जो है वो अपने सैनिकों के साथ इस नकली दुर्ग की रक्षा करता है, मतलब लड़ाई करता है। वीर सिंह ने इस नकली दुर्ग को भी अपने प्राणों से प्रिय माना। वीर सिंह जो है ऐसे ही लड़ता है जैसे ये नकली दुर्ग भी असली ही दुर्ग है, उसने अपने प्राणों से प्रिय माना इसे, तथा बूंदी के इस नकली किले की रक्षा करते करते मेवाड़ की भारी सेना के सामने अपना बलिदान कर देता है। वो क्योंकि वो रहने वाला बूंदी का था, तो वो इसी तरह से लड़ता है, कहता है सपने में भी मैं बूंदी का अपना अपमान नहीं होने दूंगा। तो मेवाड़ की भारी सेना के सामने अपना बलिदान कर देता है, वीर सिंह शहीद हो जाता है। इस बलिदान से एक लाभ अवश्य हुआ, राजपूतों की एकता का रास्ता साफ हो गया। मतलब राजपूत एक होने के लिए तैयार हो गए, रास्ता साफ हो गया। तो ये इस चैप्टर में है मातृभूमि का मान में। मतलब वीर सिंह ने जो है अपनी बूंदी का मान रखा, वो बूंदी का पैदाइश उसकी बूंदी की थी, तो उसने अपने बूंदी का मान रखा, अपनी बूंदी का अपमान नहीं होने दिया। अब है पार्ट 4 सूखी डाली। आप इसको डिटेल में एक बार बुक से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से डिटेल में इसको पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चों। अब है पार्ट 4 पढ़ते हैं, सूखी डाली। सूखी डाली भी एक अच्छा चैप्टर है। इसमें परिवार की एकता के बारे में बताया गया है कि किस तरह परिवार के बहुत सारे लोग किस तरह से एक होकर रहते हैं, किस तरह उनके मन में मुटाव होता है, मनमुटाव होता है, उनके विचार मेल नहीं खाते तो मनमुटाव होता है, लेकिन फिर भी किस तरह जो परिवार का मुखिया है वो उनको जोड़े रखता है। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। सूखी डाली एकांकी के कथानक में सम्मिलित परिवार की कथा वस्तु को संजोया गया है, ज्वाइंट फैमिली की कथा वस्तु को इसमें संजोया गया है, ठीक है। दादा मूलराज जो इसके परिवार के मुखिया हैं, दादा मूलराज, वे बड़ी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति एकता के सूत्र में उन्होंने बांध रखा है। वट वृक्ष मतलब एक बड़े बरगद के विशाल पेड़ की तरह उन्होंने अपने परिवार, जैसे उसकी बहुत सारी डालियां होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं,
उसी तरह उन्होंने अपने परिवार को संभाला हुआ है। उस शाखाओं की तरह उनके परिवार के सदस्य जैसे बिखरे रहते हैं, इधर पेड़ की शाखाएं बिखरी रहती हैं, तो उनके घर में बहुत सारे सदस्य हैं, पर उन्होंने जो है एक विशाल वृक्ष की भांति उन्हें एकता के रूप में संजोए रखा है। परंतु जब से उनकी छोटी बहू बेला इस परिवार में आई है, तब से थोड़ी अशांति का वातावरण उपस्थित होने लगा है, क्योंकि उसके विचार थोड़े अलग हैं। वो नए ज़माने की है, वो मॉडर्न ज़माने की है। उसके विचार जो है परिवार वालों से मेल नहीं खाते, तो तब से थोड़ा परिवार में मनमुटाव होने लगा है। बेला जो है ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, तथा इस परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है। वह एक संपन्न घराने से आई है, एक अच्छी फैमिली से आई है, इसलिए अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं गिनती। हमेशा अपने मायके का ही रोना रोती रहती है कि हमारे मायके में ऐसा है, हमारे मायके में ऐसा होता है। तो परिवार के सब लोगों को वो जो है तुच्छ समझती है, हीन समझती है, कहती है गंवार है, मतलब इनको कुछ नहीं आता। उसके दिमाग में यह रहता है। वह एक संपन्न घराने से आई है। उसने परिवार में पिछले 10 वर्षों से काम करती आ रही मिश्रानी रजवा को यह कहकर काम से हटा दिया कि उसे काम करने नहीं आता। जो उनके परिवार में 10 सालों से काम कर रही थी मिश्रानी रजवा, नौकरानी जो रजवा थी, उसको उसने यह कहकर हटा दिया कि इसे कोई काम करने का ढंग नहीं आता, इसे सफाई नहीं आती, इसे झाड़ू नहीं आता। बेला के व्यवहार से बड़ी बहू, इंदू, छोटी भाभी आदि सभी परेशान हैं। घर की सारी गृहिणियां परेशान हैं। इंदू जो है उसकी ननंद है, उसके पति परेश की बहन है छोटी। इंदू सबसे छोटी है परिवार में, सबकी लाडली है। सभी उसके व्यवहार से परेशान हैं। यही नहीं, वह अपने पति परेश को भी घर के पुराने फर्नीचर को लेकर खूब सुनाती है। घर में जो पुराना फर्नीचर पड़ा था उसे लेकर भी अपने पति से खूब बहस करती है, तथा कहती है मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक नहीं फटकने दूंगी। जो उनके घर का पुराना सामान था, फर्नीचर था, उसे कहती है मैं अपने कमरे के बाहर भी इसे फटकने नहीं दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। ये जो बेडोल फर्नीचर है, ये बदरंग जो फर्नीचर है, इससे अच्छा तो यह है कि चटाई बिछाकर नीचे ज़मीन पर कोई बैठ जाए। वह बात बात में अपने मायके की तारीफ करती नहीं थकती। हर बात में अपने मायकों को ले आती है और उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती। बेचारा परेश अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। हमेशा ही परेश जो है अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। यही नहीं, वह घर के काम काज करने से भी नाक भौं सिकोड़ती है। घर का जो काम काज है वो भी उसे पसंद नहीं आता, उसके लिए भी वह हमेशा नाक भौं सिकोड़ती रहती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को दिए थे, वे भी गुसलखाने में पड़े हैं। दादाजी ने, दादा मूलराज ने उसको 4 कपड़े धोने के लिए दिए थे, वो भी अभी तक गुसलखाने में बाथरूम में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उसने धोए नहीं। करमचंद जो उसके ताऊजी हैं, मतलब परेश के ताऊजी हैं, उसके पति परेश के ताऊजी हैं, वो दादाजी से यह बताते हैं कि उसे आशंका है, उसे ऐसा संदेह है कि परेश जो है परिवार से अलग ना हो जाए। मतलब उसे ऐसा लग रहा है आजकल कि परेश जो है इस परिवार को छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि उसकी पत्नी बेला को घर की कोई वस्तु पसंद नहीं आती, घर का कुछ भी माहौल उसको पसंद नहीं है, कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आती, तथा उसके मन में अपने मायकों को लेकर दर्प की भावना बहुत अधिक है। मतलब बहुत ज़्यादा घमंड है। दर्प मतलब घमंड की भावना बहुत अधिक है अपने मायके को लेकर। परेश भी दादा से बेला के संबंध में बात करते हुए अत्यधिक संकोच के साथ ये कहता है, हेजिटेशन होती है उसको बताते हुए भी, संकोच होता है कि बेला का मन इस घर में नहीं लगता तथा उसके घर का कोई सदस्य पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। कहता है जैसा उसकी पत्नी बेला ने परेश को बताया था कि घर का कोई सदस्य बेला को पसंद नहीं करता, सब उसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। बात यह है कि बेला जो है वह आज़ादी चाहती है। परेश दादाजी से कहता है अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, अलग घर बसाना चाहती है। यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए, परेश उनसे रिक्वेस्ट करता है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख शांति से रहे। परेश की बात सुनकर दादा उसे सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं कि वे बेला को साथ लेकर जाए और बाजार से उसकी पसंद की चीज़ें खरीदवा दी। यदि उसका मन नहीं लग रहा है, यहाँ उसे चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो परेश की जिम्मेदारी बनती है कि उसे बाजार ले जाए और उसकी पसंद की चीज़ें दिलाए। वे यह भी कहते हैं कि वे घर में सबको समझा देंगे, कोई भी बेला का अपमान नहीं करेगा। परेश को समझाते हैं कि अभी इतनी जल्दी निर्णय ना ले, वे घर में सबको समझा देंगे, कोई बेला का अपमान नहीं करेगा। दादा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं तथा कहते हैं सभी सदस्यों से कि बेला एक बड़े घर की बेटी है, और उन्हें चेतावनी भी देते हैं सब घर वालों को कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त है, वह वहाँ सबसे आदर पाती है, मतलब अपने घर में वह सबसे आदर पाती आई है, इसलिए यहाँ भी उसे उचित आदर सत्कार मिलना चाहिए। आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसे उचित आदर सत्कार दें। वे चेतावनी देते हैं यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने भी उसकी हंसी उड़ाई है, मजाक उड़ाया है, किसी ने बहू का निरादर किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। सबको बोलते हैं कि यदि किसी ने उसका अपमान किया तो मैं इस घर से सदा के लिए नाता तोड़ दूंगा। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार इस हद तक बदल जाता है कि वे बेला को ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं, कुछ अधिक ही सम्मान देने लगते हैं उसे, जिसके कारण बेला स्वयं को उपेक्षित सी महसूस करने लगी। वह बेला को यह लगता है कि अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसे लगा जैसे वह परायों में आ गई है, जैसे वह परायों के बीच में रह रही है। जब वह परेश से इस बात की शिकायत करती है तो परेश को भी आश्चर्य होता है उसकी बात सुनकर।
वह कहता है, समझ नहीं पाता कि पहले तो बेला को यह शिकायत थी कि सब उसकी निंदा करते हैं, कोई उसके साथ नहीं बैठता, कोई उसकी बातें नहीं करता। अब वह यह कह रही है कि सब उसका अपमान करते हैं, मतलब सब उसको इतना अधिक आदर दे रहे हैं कि उसे लगता है कि वह परायों में आ गई है, उसका मन यहाँ नहीं लगता। एक दिन इंदु ने बेला को बता ही दिया कि दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। इंदु जो है बेला को बता देती है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दादाजी परिवार के किसी सदस्य का परिवार से अलग होना सह नहीं सकते। वह पूरी बात बता देती है बेला को। बेला की मानसिकता बदल जाती है उसकी बात सुनकर। उसने निश्चय किया कि वह सबके साथ मिलकर काम करेगी। एक दिन जब दादाजी ने उसे कपड़े धोते देखा तो उन्होंने टोका। जब वह कपड़े धो रही थी गुसलखाने में तो दादाजी ने टोका। बेला बोली, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाली मुरझा जाए? इस प्रकार परिवार एक सूत्र में बना रहा। उसकी कोई भी डाली ना तो सूखी और ना ही टूटकर अलग हुई। तो बच्चों यह था चैप्टर सूखी डाली। मतलब बेला जो है पहले से रहती है परिवार में, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि उसका मन नहीं लग रहा है, वह घर छोड़कर जाएगी, इतनी सी बात से दादाजी ने सबको यह सुना दिया कि कोई उसकी उपेक्षा नहीं करेगा, सब उससे अच्छे से बात करेंगे अच्छे से। तो उसकी मानसिकता बदल जाती है कि जो परिवार का मुखिया है वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो वह भी तैयार हो जाती है उस घर में रहने के लिए, सबकी बात मानने के लिए, सबके साथ प्यार से रहने के लिए, सबके विचारों को समझने के लिए बेला तैयार हो जाती है। इस प्रकार जो है एक संयुक्त परिवार टूटने से बच जाता है। तो बच्चों ये आपके 2 चैप्टर को रिवाइज करा दिया मैंने। मातृभूमि का मान, सूखी डाली। आप ऐसा मत समझिए कि मैंने जल्दीबाजी में आपको ये रिवाइज करवा दिया है। ये चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं 1-2 बार और बहुत इजी चैप्टर हैं। आप इनको एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको दिक्कत होती है तो मेरे से पूछना स्कूल में आकर, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे आप अच्छे से करके जीमेल पे सेंड कीजिए। और बच्चों होमवर्क रेगुलर भेजिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से रेगुलर भेज रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे अभी भी आनाकानी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, होमवर्क अच्छे से करिए, ध्यान से करिए, नहीं समझ में आता पूछिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।